Anil sir, firstly, I would like to warmly welcome you on Filmy Shilmi और गदर ने 20 साल कंप्लीट किए तो उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी मच। और ये शुभ घड़ी सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि आपके लिए भी है, पूरे देश के लिए है, क्योंकि गदर मेरी ही नहीं, आप सबकी और पूरे भारत की हर व्यक्ति की फिल्म थी जब मैंने बनाई थी लेकिन अपना ली आप सबने और आप सबकी हो गई वो। तो आप सबको भी गदर के 20 साल की बहुत सारी बधाई, आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे विदेश को और सबको। हाँ, एब्सोल्युटली। नाउ अब जब गदर रिलीज हुई थी 20 साल पहले, आपने एक्चुअली कहा था कुछ इंटरव्यूज में, मैंने पढ़ा था कि आप काफी इंस्पायर्ड हुए थे बूटा सिंह की स्टोरी से और रामायण से भी। लेकिन आई थिंक मेरे लिए जब मैं गदर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में क्या ख्याल आता है, वो जो 1947 के जो पार्टीशन थे, वो जो सीक्वेंसेस थे, वो काफी इट वाज क्वाइट हार्ड हिटिंग, वो काफी मतलब संगीन थे, एंड इट वाज क्वाइट इट अपने जहन में मतलब छप जाता है वो सीन्स। तो हाउ डू यू फील के गदर आज भी एक रिलेटेबल फिल्म है, स्पेशली रिगार्डिंग द पार्टीशन एस्पेक्ट? वो क्या था, आज तो लोग कोरोना की ट्रेजेडी देख रहे हैं, पीपल आर सीइंग कि ट्रेजेडी क्या होती है, पेंडेमिक क्या होता है। और पार्टीशन तो बहुत, तो मतलब ह्यूमन क्रिएटेड पेंडेमिक थे, तो वायरस का पेंडेमिक है, वो तो बहुत बड़ा, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और सामने कत्ल हो रहे थे। और वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि जब मैं उस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ता था, उन दिनों को इंटरनेट तो इतना इफेक्टिव था नहीं, तो मैं बुक्स में पढ़ा था, लाइब्रेरी में जाता, फिल्म डिवीजन की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, टू फॉल, और इतना इमोशन आंखों में आ जाता था। और मैं सोचता था यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसकी गहराई में जाता था और मेरा मन होता था कि एक फिल्म बनाऊं और नफरत की बैकड्रॉप में एक प्यार का फूल खिलाऊं। ऐसा होता था कि नफरत की बैकड्रॉप का कोई मतलब नहीं है, असली मतलब प्यार का है। तो यही गदर एक प्रेम कथा थी कि नफरत के बगीचे में एक प्रेम का फूल। तो वही टाइटल भी आते हैं कि सब लाशें कटी हुई हैं और वहां एक छोटा सा ताजमहल लड़की आता है, ताजमहल पे के पास आता है गदर, एक प्रेम कथा। तो नफरत के बगीचे में एक प्रेम का फूल, तो यही है गदर। और ये हमेशा रिलेटिव रहेगा, आज से 100 साल पहले भी रहेगा, 1000 साल बाद भी रहेगा। जब भी नफरत के बीच में प्यार खिलेगा, वो आदमी वहां कनेक्ट होगा, क्योंकि आदमी प्यार चाहता है, नफरत कोई नहीं चाहता। जी, वेरी वेल सर। आई थिंक आपने जो दिखाया था वो जो इंडिया का एंगल और पाकिस्तान का एंगल, आई थिंक वो काफी बैलेंस था। आप जी, you never demonized anyone in that sense, नहीं, एक एंड आई कन नेवर एंड आई नेवर वांटेड टू। hmm, right, right. And I think that's the beauty of it as well. And I think, I was watching the film yesterday and I could see why आपके लिए रामायण एक रेफरेंस था। अब जब आपने एक्सप्लेन किया था इंटरव्यूज में और जब मैं वो देख रहा था, स्पेशली वो सीन जब आई थिंक सकीना की मॉम उसको मतलब फोर्स कर रही थी कि वो शादी करे, जस्ट बिफोर तारा सिंह एंट्री इन पाकिस्तान। वो जो एक सीन था, आई कुड सी दैट Sita wali feeling in Sakina. So was that always a conscious thing you always wanted to do through Sakina's इट character? वाज वेरी मच बिकॉज जब मैंने ये कहानी सुनी थी, तो आइडिया सुना था, रियल कहानी का आइडिया सुना था, तो मेरे मन में उसी वक्त आया था ये फिल्म मैं बनाऊंगा, लेकिन बूटा सिंह नहीं बनाऊंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा रामायण। इसीलिए इंटरवल सीन भी वही है कि अमरीश पुरी उसको चॉपर में, प्लेन में उड़ा के ले जाता है, जैसे रावण उड़ा के ले गया था। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना। तो जी। ये सारी चीजें थी, तो कॉन्शियस तो था ही। और रामायण तो हर दिल के हृदय में घुसी, हर दिल के हर हृदय में है, तो वो सबकॉन्शियसली रामायण आपको टच करती है। हम्म, बिल्कुल। और आई थिंक द 2000s एरा एक ऐसा दौर था, वो काफी आइकॉनिक रहा एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त में काफी सारे रोमांटिक लव स्टोरीज उभर के आए थे। उनमें से ऑफ कोर्स गदर भी एक बहुत बड़ा योगदान था गदर का एज वेल, आई थिंक एट दैट टाइम। बट व्हाट डू यू थिंक इट इज अबाउट तारा सिंह एंड सकीना's लव स्टोरी के जो वो लव स्टोरी बहुत भागी ऑडियंस के दिलों में और वो छा गई ऑडियंस के दिलों में? वो क्या था? What do you think is that one factor that has really struck a chord with them? It was the pure love story, the innocence of Sakina, innocence of Tara Singh. That was the, and also the innocence of the kid, the Jeete. These हाँ, three things
blended so well, blended so well कि ये लोगों के दिल में उतर गई। जब वो बच्चा सारंगी पे गाता है, उड़ जा काले कामा, और माँ तड़पते पड़क के आती है, वो सारी चीजें वो सारी चीजें लोगों में उतर गई। वाओ, एंड आई थिंक उत्कर्ष डिड सच अ फैब जॉब, क्योंकि मैं कल ही देख रहा था और जब उसकी एक्सप्रेशंस जो थे, आई थिंक एज अ फादर, क्योंकि आप उसको वो काफी छोटा था उस वक्त, सो आपने उसको क्या क्या समझाया था, वो किस तरह से मैंने एक्सप्रेशंस थे? उसे कुछ नहीं समझाया। मुझे एक नॉन एक्टर बच्चा चाहिए था, जो एक्टिंग, जिसको एक्टिंग ना सीखे हो। जो अच्छा। मेरे पास जितने बच्चे आते थे सब एक्टर बन के एक्टर थे, उनकी माओ ने उन्हें एक्टिंग सिखाई हुई थी। बच्चों का कोई दोष नहीं था, माओ का भी नहीं था, शायद माँ समझती नहीं थी। मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए था। अब मुझे बच्चा मिल नहीं रहा था। हमेशा हाँ। हमेशा बोलती थी उत्कर्ष को क्यों नहीं लेते, वो रोज आती थी ट्रेनिंग के लिए। उसके घुंघराले बाल थे, अभी मुंडन भी नहीं हुआ था, घुंघराले घुंघराले बाल थे। बोलते इसको लो, इसको लो, इसको लो, और वो करना, वो भागता था। तो पर मुझे लगता था कि हाँ यार, ये मुझे डर भी लगता था कि मैंने लिया और कल ये नहीं कर पाया तो लोग कहेंगे देखो इन्होंने अपने बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो भी बहुत खराब था। ये होते ही इंडस्ट्री में, लोग ऐसा बोलते ही हैं। लेकिन जी। जी वाले भी पीछे पड़ गए इसको लो। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, वाइफ ने उसको बोला, फिर वो एक दिन मेरे पास आया, पापा व्हाट्स द इशू। अभी नया नया केजी में जाना शुरू हुआ था, तो बताया मैंने। तो कैन यू डू इट, तो विल यू डू द फिल्म। तो फिर वो मुस्कुराया, बोला फॉर यू पापा, और मेरे गले लग गया। उसका इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड उसका पहला शॉट रात को 2:30 बजे हुआ, जब भी हमारी शूटिंग थी। तो वो परेशान, वो मतलब उसकी ना दिन होती थी ना रात होती थी। मेरी एक छोटी बेटी भी है कैरविना, वो भी 2.5 साल की थी तब, वो भी साथ में जाती थी। मेरी वाइफ भी जाती थी। तो एक हम लोगों का तो एक बनवास हो गया था, 100 दिन हाँ। की शूटिंग, 2 साल का बनवास, पूरा घर इसी में ही लगा रहा। तो बस वो ऐसे ही रहा। तो वो बहुत ही इनोसेंट काम करता था, और वो जो उसको बोलते थे वो ऐसे ही करता था। मैं उसको एक ही चीज बोला, फील कर और बोल, फील कर और बोल, और वो बोलता था। बहुत नेचुरल था, उसको एक्टिंग मालूम ही नहीं थी, और वो बस होता चला गया। Wow, that is so wonderful. What a beautiful anecdote that was. Thank you for sharing that with us. I think मैंने पढ़ा था actually I think on online के बहुत सारे actresses को approach किया था before Amisha came on board. But obviously a lot of those actresses refused to do the film for some reason or for another. उस वक्त आपको निराशा हुई थी कि बहुत सारे जो top actresses थे उन्होंने refuse कर दिया था? Did you ever हाँ feel लगा, that? नहीं लगेगा क्यों नहीं। हमको समझ नहीं आ रहा था, इतना अच्छा रोल है फिर भी लोग मना कर रहे हैं। हमको लगता था भाई अनिल शर्मा जी आपके साथ नहीं काम करना चाहते क्या, पर मैंने कहा क्यों नहीं, मेरी तो इतनी फिल्में हिट है, क्यों नहीं करना चाहेंगी, क्या सनी के सर नहीं काम करना चाहेंगी। फिर कोई मुझे बोलता था, कई लोगों ने बोला नहीं यार वो पीरियड फिल्म है, आजकल बहुत लोग स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन शूटिंग कर रहे हैं, तो हाँ। उनको लगता है कि यार कोई पुराने टाइप की फिल्म है, ये क्या होगी, देहाती टाइप की फिल्म है। तो उनको पीरियड फिल्म का चलन था ही नहीं, कोई बात हम्म। थी नहीं ऐसी। और लोग लगान के लिए भी बुझते थे यार, वो भी तो एक पीरियड फिल्म बन रही है, पता नहीं, उसमें भी देखो नई लड़की आई थी। हाँ, तो ग्रेसी था, सिंह। लड़कियों को थोड़ा थोड़ा ग्लैमर पसंद है, लड़कियों को हमारे देश में, लड़कियों को बड़े बड़े हीरो और ग्लैमर पसंद है, अच्छे कपड़े, अच्छा ग्लैमर, रोल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है हमारे फिल्मों की, और जो आज तक कंटिन्यू कर रही है। जी, वो कैसा बदला जा सकता है आपके हिसाब से? तो वो जो एक अप्रोच है, रिग्रेसिव अप्रोच, वो वो कैसा नहीं बदला बदला जा जा सकता सकता साहब। वो जब आप विद्या बालन बन जाते हैं बड़े स्टार, तो आप फीमेल ओरिएंटेड फिल्में करते हैं। है? लेकिन जब यंग रहते हैं, तो आपको 2 गाने एक बड़े हीरो के साथ करने हो, तो आप फिल्म कर देते हैं। इसको नहीं बदला जा सकता। पहले भी शायद ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, और ये हमेशा ही ऐसे रहेगा। हुँ। हाँ, जब मीना कुमारी, मधुबाला, हेमा मालिनी ये सब थी, तो इनके लिए फिल्में लिखी जाती थी, इतनी बड़ी हीरोइनें थी कि इनके लिए फिल्में लिखी जाती थी, वैजंती माला, तो वहां की बात और थी। अब आज कोई हीरोइनें भी ऐसी नहीं है जिनके लिए आप फिल्में लिखो। सॉरी टू से, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन किसी को बुरा लगना भी नहीं चाहिए। द रियलिस्टिकनेस इज दिस, चंद लड़कियों को छोड़कर ज्यादातर कोई आपके पास हेमा मालिनी, कोई मधुबाला, कोई वैजंती माला, कोई माधुरी दीक्षित, कोई श्रीदेवी, कोई जयाप्रदा, हुँ, कोई रेखा, ऐश्वर्या राय, कोई आज नहीं दिखती आपको, हुँ, हुँ, कोई कजोल नहीं दिखती आज आपको। हुँ। पर आई थिंक ओटीटी के हिसाब से, आई थिंक के माध्यम से काफ़ी और स्टोरीज़ आ रहे हैं एक्चुअली सर, सो आई थिंक देयर इज़ आल्सो दैट ओटीटी पे, सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज़ यानी वेल। ओटीटी पे जरूर आ रहे हैं। ओटीटी पे आ रही हैं वो अच्छी, जो अच्छी एक्ट्रेसेस है, वो ओटीटी पे, या थोड़ी सी
एक्ट्रेसेस जो पुरानी हो गई हैं वो काम कर रही हैं, पर आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेमा। उसमें हीरोइनों के कोई रोल ही नहीं होते। मेन आप एक हीरोइन को आप बोलो कि भाई एक बड़ा हीरो है और 3 गाने वो कर लेती है, एक हीरोइन को बोलो कि बहुत बढ़िया कहानी है लेकिन नया डायरेक्टर है और आप पे बेस्ड है, वो भाग जाएगी। वो कहेगी हीरो कौन, उसकी मार्केट, वो लड़की भी नहीं, उसके मार्केटिंग वाले बोलेंगे। उनको लगता है कि यार अब इसमें कोई हीरो ही नहीं है, कोई ये नहीं तो मेरा तो, मैं तो कोई एड मुझे मिलेगा नहीं, मुझे तो कोई मार्केटिंग का काम मिलेगा नहीं, मार्केटिंग में मेरी तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं। आज क्या हो गया है, आर्टिस्ट के, बहुत से आर्टिस्टों को ऐसा हो गया है कि उनके लिए मार्केटिंग प्रमुख हो गई है, और शायद टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है, जो अच्छा भी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और पहले जमाने में क्या था कि आर्टिस्ट को फिल्में ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वही उसके पास एवेन्यू था। आज फिल्मों के अलावा बहुत सारे एवेन्यू हो गए, तो फिल्म इतनी महत्वपूर्ण रहने नहीं है उनके लिए, पैसे कमाने के दूसरे जरिए ज्यादा बड़े हो गए। जी, एंड आई थिंक क्योंकि हम गदर की बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक एज अ फिल्म मेकर आपको क्या वो सीख मिली, और अगर गदर आज के टाइम पे अगर बनाई होती, अगर इफ इट वाज मेड टुडे, तो हाउ डू यू थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? कुछ नहीं होता, मैं तो गदर को एज इट इज बनाता। आज भी गदर, आपने परसों गदर देखी, कल गदर देखी, आपको अच्छी लगी ना या बुरी लगी? नहीं, मुझे तो अच्छी, आई लव्ड गदर। आई थिंक जब मैं, क्योंकि गदर जब रिलीज हुई थी तब मैं आई थिंक 6 साल का था। बट आई रिमेंबर जो सीन्स मैंने देखे थे, आई थिंक वो जो 1947 के, आई थिंक इट डिड काइंड ऑफ स्कैर मी अ लिटिल बिट बिकॉज़ बहुत सारे वायलेंस थे। बट आई थिंक उस वायलेंस को दिखाना जरूरी था, जस्ट टू गिव अ गिव अ गिव एन आइडिया, राइट, टू सी हाउ टेंस एंड हाउ how difficult those times were. So I think वो बहुत या जरूरी था ना आपके लिए, वो जो वायलेंस दिखाना और वो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम्म। आज आज आपने परसों कल गदर देखी, आपको अच्छी लगी, इसका मतलब आज भी गदर उतनी रिलेवेंट है। गदर रिलेवेंट है, इसीलिए गदर पे 20 साल के बाद आज बात कर रहे हैं, नहीं तो हम क्यों करते? कितनी फिल्मों के 20 साल होते हैं, कौन बात करता है? हम्म। और काफी ऐसे भी डायलॉग्स हैं जो आपके मतलब आपके जहन में छप जाता है। मैं अ, जब कल देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग इट विद अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट वॉच इट आई वॉज अ किड, एंड टू नाउ वॉच इट नाउ I've kind of become so much more aware, and I think it was very interesting. I think even the way Sakina really stood her ground, and the way even Tara Singh as well, the way he, उसको पता था कि उसके मतलब वो एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, बट येट ही वाज so दिलेर अबाउट फाइटिंग फॉर हिज लव। आई जस्ट थॉट इट वाज अमेजिंग। आई थिंक इट वाज डेफिनेटली अमेजिंग। आई थिंक वो केमिस्ट्री बहुत ही ऑर्गेनिक था सनी देओल और अमीषा पटेल के बीच में। आई थिंक वो बहुत ही कम दिखता है आजकल ऐसे जी लव जी स्टोरीज बिल्कुल में। बिल्कुल। But I think many of your films revolved around, especially after Gadar, revolved around the themes of patriotism and love, especially films like The Hero and Veer, which I must say I really like Veer. It's probably one of my favorite Salman Khan films. So to what extent did Gadar drive you to explore love and patriotism आपके फिल्मों में? देखो, आई ऑलवेज वांट टू डू लव स्टोरी, हम्म। और मुझे मौका मिल रहा था बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में, तो मैं लव स्टोरी के द्वारा ही उन स्टोरीज को ड्राइव करता था। मुझे हाँ। अच्छा लगता है, आई ऑलवेज लव मेकिंग लव स्टोरीज। मुझे, हर आदमी का एक टेस्ट होता है, मुझे फिल्म में लव स्टोरी देखना ज्यादा पसंद है। तो बस वो चाहे फिर अब तुम्हारे हवाले बताने, साथियों में ट्रायंगल। हेलो। हेलो सर, सॉरी या सर, आई थिंक म्यूट हो गया था। आप क्या कह रहे थे? लव ट्रायंगल कह रहे हो? लव ट्रायंगल, अब तुम्हारे हवाले वतन का लव ट्रायंगल हो, या गदर का लव ट्रायंगल, लव एंगल हो, या अब तुम्हारे हवाले का, या वतन का, सॉरी, या द हीरो का, या अपने का, या वीर का, हर एक में देखो लव स्टोरी की एक जगह होगी। अभी भी मेरी कभी लेटेस्ट फिल्म आई थी जीनियस, उत्कर्ष के साथ, उसमें भी लव एंगल बहुत अच्छा था। तो आई लव मेकिंग लव स्टोरी, मुझे अच्छा लगता है, एंड दैट इज द इमोशन विच आई लव मोस्ट। आई थिंक एवरीबडी लव मोस्ट दैट। Right. And I think I'm glad you mentioned Apne as well, because I think having worked with Sunny Deol in 2001, आप सुन फिर से काम करने वाले हो सनी देओल के साथ अपने 2 में, तो वो सबसे बड़ी ग्रोथ क्या हुई है सनी सर के sort of जिंदगी में एज एन एक्टर, मे बी पर्सनली एंड प्रोफेशनली, वो जो ग्रोथ सनी क्या देओल, आइडेंटिफाई देखिए किया है? क्या होता है विद द टाइम, आदमी का एक्सपीरियंस हो जाता है, आदमी को दुनिया देखने के तरीके बदल जाते हैं, वो बाप बन जाता है, वो बेटे को देखने का उसको एक अलग अंदाज आ जाता है, बीवी को देखने का एक अलग, जैसे मैं भी
अब बाप हूँ, मेरे बेटे बड़ा हो गया है और मेरी जिंदगी का अनुभव काफी हुआ है, तो मेरे लाइफ को देखने का नजरिया बदल चुका है। विद द टाइम आप यंग हो, उस वक्त थोड़ा सा रेबेल तरीका होगा, थोड़ा सा लगभग दुनिया आपने देखी नहीं है, आप जी दुनिया को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। फिर एक समय के बाद आपको लगता है यार, आप चलाने की आपने बहुत कोशिश की, लेकिन दुनिया अपने तरीके से ही चलती है, दुनिया को आप चला नहीं सकते। आज मैं आपको बोलूं ये बात आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप इससे गुजरे नहीं हो। बोले आप अपने डैड को बोले, डैड आप नहीं कर पाए, मैं करूंगा। मैं भी अपने डैड को बोलता था, आज मेरा बेटा मुझे बोलता है डैड आई विल डू। तो ये तो यही होता है। तो वो एक एक एक्सपीरियंस आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है। वो ठहराव सनी सर में, वो ठहराव मुझ में भी है। वो जो ठहराव है, वो क्रिएटिविटी के लिए कमाल चीज होती है। उसमें आप एक्साइटमेंट में किसी चीज को नहीं देखते, उसमें आप उसकी गहराई से उसको देखते हैं। आप उसके रूट में जाके किसी भी इमोशन को देखते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको एक्ट करते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है इमोशन की। वो इमोशन फिर खुशी का हो, हंसी का हो, गम का हो, दुख का हो, कोई भी हो। और आई थिंक एक मैंने एक्चुअली, क्योंकि आपने ये बात कही, मैंने एक और बात नोटिस भी की है आपके फिल्मों में, चाहे वो लव स्टोरी हो या ना हो, आई थिंक देयर इज दिस सेंस ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिबेल इन एवरी स्टोरी। एक बगावत होती है आपके फिल्मों में, खास करके जब हम गदर की बात करें, या वीर फॉर दैट मैटर एज वेल। तो वो रिबेलियन क्या आपके पर्सनल लाइफ से मतलब इंस्पायर्ड होके आती है, या कहाँ से आती है वो इंस्पिरेशन आपको? नहीं, इसमें पर्सनल कुछ नहीं। पर्सनल देखो, हर आदमी के अंदर एक रिबेल है। यू ऑल्सो हैव समथिंग रिबेल इन यू, आई ऑल्सो हैव समथिंग। तो वो जो भी इमोशन है, 9 इमोशन है ना दुनिया में, वो 9 इमोशन ही है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। हजारों साल पहले भरत मुनि हुए थे, इन्होंने एक नाट्य शास्त्र लिखा था। नाट्य शास्त्र मतलब थे द बुक ऑफ एक्टिंग, हम्म। हजारों साल पहले। और उन्होंने 9 इमोशन बताए थे, 9 इमोशन। दुनिया सिर्फ 9 इमोशंस पर ठहरती है। वो 9 इमोशन में एक इमोशन रिबेल का भी है, एंगर का भी है। तो वो रिबेल आप हर व्यक्ति के अंदर है। कोई भी व्यक्ति 9 इमोशन के आगे नहीं है। 9 इमोशन में, जैसे संगीत 7 स्वरों में है, ऐसे सारी आदमी के एक्सप्रेशन 9 इमोशंस के अंदर ही रहते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, यू विल फाइंड ऑन नेट, एवरीथिंग इज इन 9 इमोशन, नथिंग बियॉन्ड 9 इमोशन। 9 इमोशन से ज्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम्म। तो उसमें एक रेबेल भी एक इमोशन है। तो वो हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो आपके अंदर भी है, मुझ में भी है। तो जब आप कहानी आती है तो वो इमोशन भी आ ही जाता है। जी, जी, बिल्कुल। और आई थिंक मैं सोच रहा था गदर के बारे में अगेन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, मैं पढ़ रहा था कि गदर 2 कब आएगा, वो सब कुछ, एंड आई एम नॉट गोना आस्क यू अबाउट दैट, बट मोर ऑफ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सर एक्चुअली, क्योंकि हमने देखा था कि गदर एक ऐसे वक्त पे सेट हुई थी जब एक बहुत बड़ा मतलब नफरत की आग फैल चुकी थी उस वक्त। और आई थिंक वो नफरत की आग हमेशा फैलती ही रहती है, आई थिंक इंसानों के बीच। There's never a time where I think there's been a time of peace and tranquility. So where and how would you set your second part of Gadar this time, especially if you were to make it again? हाँ Or if you were हाँ to make हाँ, a second? बहुत तेज हो तुमने मेरे से सवाल कर लिया कि मैं पूछूंगा भी नहीं और पूरा बात भी कर ली। कहानी हाँ, जान जाओ तो मैंने कहा स्मार्ट था हो क्या। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था। अनुज अनुज अनुज, यू आर टू स्मार्ट, टू स्मार्ट। देख बेटा, ऐसा है, ये तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ। ये तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि गदर 2 को कहाँ सेट करूँ। क्या है, गदर 2 हर कोई बनाना चाहता है, मैं भी बनाना चाहता हूँ, सारी दुनिया बनाना चाहती है। लेकिन गदर 2 एक इमोशन का बॉम्ब है, एक ड्रामे का बॉम्ब है, रियलिज्म का बॉम्ब है। जिस दिन वो मेरे बॉम्ब में हाथ में आ गया, वो मैं फोड़ दूंगा। उस दिन आपको पता लग जाएगा गदर 2 कहाँ सेट। हाँ, आज कुछ नहीं। और उस वक्त हम दूसरा इंटरव्यू करेंगे और हम इस इंटरव्यू पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि हाँ अनुज, तुझको याद है कि तूने मुझे वो क्वेश्चन पूछा था। वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन दैट देन एज वेल हाँ, सर। बिल्कुल 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 करेंगे, जरूर करेंगे गदर 2 पे। तू मुझे याद करना, मैं तेरे से बात करूंगा अगर अनाउंस हुई तो। Absolutely. But on a final note, sir, before I let you go, क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं, and क्योंकि लॉकडाउन है, पैंडेमिक बहुत बुरा चल रहा है, काफी सारा बुरा वक्त चल रहा है लोगों के लिए, तो एक प्यार का क्या एक ऐसा मैसेज आप कन्वे करना चाहोगे, स्पेशली थ्रू गदर एंड सेलिब्रेटिंग 20 years of it? बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई पेंडेमिक चल रहा है
और अभी भी घर में ही रहें, 1-1.5 महीना और संभाल लें, क्योंकि लोगों ने अचानक बाहर निकलना शुरू कर दिया, मास्क कम कर दिए, क्योंकि 1-1.5 महीने अगर आपने इस राक्षस को हरा दिया तो आप आजाद हो जाओगे, नहीं तो ये फिर आपको 2-4 महीने के लिए लपेट लेगा। Bilkul. Absolutely, sir. But you know what? I think it's just so wonderful to ओके, know that Gadar has celebrated 20 years. I think मेरे लिए ये बहुत ही emotional moment है क्योंकि लगान और गदर actually दोनों मेरे मतलब favorite films है और मैं I've grown up with them. I've grown up dancing to मैं निकला हूँ गड्डी लेके. So for me to actually speak with you and celebrate this wonderful occasion, I think it's a really big privilege and honor. So thank you, Anil sir, for having me. थैंक Thank यू, you. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय, Thank you. Bye. थैंक यू डियर।